नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और यहाँ पे जो भी हमारी ज़ेडएक्सियन फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो अभी जैसे कि हमने एक सेशन देखा, क्या कहते हैं, जैस जी का, और एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उनकी प्रेज़ेंटेशन होती है, वो भी देखी। तो उसके में मतलब हम जो करने जा रहे हैं या हम जो करते हैं, तो उसमें डिविडेंड की जो फॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो क्योंकि एक हम एक प्री आईपीओ फेज़ से गुज़र रहे हैं, ज़ेडएक्सी एसेट्स जो है उसकी बुनियाद हमने एक आईपीओ फेज़ के लिए जो हम जा रहे थे, और जो हमारा एक फ्यूचर प्लान भी है, तो उस फेज़ के लिए एक प्री आईपीओ का पूरा फेज़ होता है, और प्री आईपीओ कुछ कंपनीज़ का जो है वो 1 साल का भी होता है, कुछ का 2 साल का होता है, और कुछ जो है वो 3 टू 5 इयर्स के प्लान पे भी चल रही होती हैं। तो इस प्री आईपीओ फेज़ में जो है वो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, उसमें इंडिविजुअल भी होते हैं, और ग्रेजुअली जो है वो इंस्टीट्यूशनल आते हैं, और इस तरह आगे चीज़ बढ़ती जाती है। तो एक शेयर की प्राइस जो हम लोगों ने शुरू करी थी, और इस बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके टेक्निकल सेशंस बहुत सारे कर चुके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था उसके अंदर वो ये था कि बहुत सारी कंपनी, जो कि अभी एक वीडियो में भी हमने देखा कि क्या कहते हैं, वो डिविडेंड की फॉर्म में ही जो है वो एक मतलब हज़ारों करोड़ का जो है ना उनका एक बिज़नेस है जो फॉर्म हो चुका है, और वो कर रहे हैं। और वो इसी यही वजह थी कि आज से 20 या 30 इयर्स या 40 इयर्स अगो उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी थी, एक अच्छे शेयर परचेज़ करे थे, जैसे कोका कोला हो गया या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ थी, नेटफ्लिक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या सिस्को हो गया, तो उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली वो चीज़ें आगे बढ़ती गईं। सेम सिनेरियो जो है वो हमारी साउथ एशियन की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे भी जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या कराची स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसमें जो शुरू के जो शेयर्स थे जो 70s और 80s या 90s में आए थे, तो वहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी और जिन्होंने अभी तक अपना शेयर सर्टिफ़िकेट या शेयर जो है वो अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, तो डिविडेंड की फॉर्म में ही वो इतना बना गए हैं, मतलब दैट इज़ मतलब मोर देन 1000 और 2000 टाइम्स। तो दिस इज़ द थिंग, तो ये एक डिविडेंड का फ़ायदा होता है। तो अभी हमने ये देखा कि डिविडेंड क्या है और कैसे होता है, और उसके बारे में हमने देखा कि कैसे करा जाता है। मैं थोड़ी-सी आप लोगों को ये आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसको हम मैं बस थोड़ी-सी ये बात बात बताऊँगा कि डिविडेंड के एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जितना भी अच्छा वेट किया जाता है, उतनी अच्छा जो है वो बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि कंपनी की ये जो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक लीनियर ग्रोथ होती है, एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ का जो है वो जितनी ज़्यादा कंपनी ग्रोथ कर रही होती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट वो जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होता है कंट्रीब्यूटर्स में। अब यहाँ पे थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल हम ज़ेडएक्सी एसेट्स की ले लेते हैं। ज़ेडएक्सी एसेट्स में जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे प्री आईपीओ स्टेज में, और या जो कि आईपीओ स्टेज तक जाएँगे, वो 15% 15% के जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू जो हमने एक कैलकुलेशन बनाई है अपने पूरे बिज़नेस मॉडल की और इकोसिस्टम की। तो उसमें हर $1 में से 15 सेंट्स जो है वो 15 सेंट्स जो है वो डिवाइड होगा प्रोपोर्शनली सारे के सारे हमारे जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जो अभी तक उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दे चुके हैं। उसके बाद डिविडेंड क जो ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग होती है, जो मैंने जैसा कि अभी कहा भी है कि एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आर मल्टीप्लाइड बाय ग्रोइंग डिविडेंड्स। अब इसके अंदर मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल जो दूँगा, एक तो शेयर प्राइस की एग्ज़ाम्पल है जो कि है ही है, ठीक है? और वो एक फ्लोर पे प्राइस गया, जैसे हम नेटफ्लिक्स की एग्ज़ाम्पल देते हैं जिसने $100 इन्वेस्ट किया था, तो उसकी वर्थ जो है वो आज $4000 है, ठीक है? तो $4000 और $100 का बीच का जो डिफरेंस है $3900 का, ये अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 4 इयर्स का है। सही है? और इसमें जो है अगर हम देखते हैं और यहाँ अगर हम नोटिस करें, तो बीच में जितने भी क्वार्टर्स आए अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 16 क्वार्टर्स बीच में आए हैं। क्योंकि ये क्वार्टरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है मेजरली बड़े स्टॉक्स में। और कुछ में जो है वो हाफ ईयरली होता है और कुछ में तो ईयरली भी होता है। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो क्वार्टर आता है, तो उसमें जो अगर हर क्वार्टर की हम एक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो हर $100 पे अप्रॉक्सिमेटली 200 टू $250 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसने $100 इन्वेस्ट करे थे। तो अगर इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करें कि पहले क्वार्टर में चलें ठीक है, नहीं हो सकता है, मगर आफ्टर 3 और 4 क्वार्टर्स जो $100 की इन्वेस्टमेंट थी, वो 300 या $500 बन के ऑलरेडी बाहर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आ चुकी है। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो के वो थी मार्केट वैल्यू प्रोपोज़िशन जो स्टॉक की बढ़ रही है, वो तो एक बढ़ ही रही है, या कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है, वो तो हो ही रही है। मगर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ दिस डिविडेंड वो कैपिटल भी बाहर आ गया है, और उसके अलावा जो है वो एक एक्स्पोनेंशियल आपका परसेंटेज, यानी जिसको 4x टू 5x कह सकते हैं, यानी 400% टू 500% अमाउंट आपने जनरेट कर लिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर एडवांटेज। और जितनी भी
इसके बाद जो है ये जो उसको कहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होके थोड़ा-सा जो है वो फॉल बैक होता है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली बिटकॉइन की प्राइस में भी देखा था $65,000 पे जाके, जो कि वो उस वक़्त नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए थी। वो 28,000 तक भी हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड करेक्शन। ये करेक्शन या बेयर मार्केट इसके फ़ायदे होते हैं। और वो मगर ये फ़ायदे जब होते हैं जब स्टॉक जो है वो ऑन द मार्केट जो है वो डील हो रहा हो। ये उस वक़्त का फ़ायदा है और ये भी डिविडेंड में बड़ा काम आता है और क्योंकि इसी के हिसाब से जब आप उस वक़्त शेयर लेते हैं, तो आपके डिविडेंड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है वो कैपिटल प्रिज़र्वेशन होती है। तो इसमें जो जितनी भी अच्छी इसमें यही एक जो एग्ज़ाम्पल है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो यही लाइन है, क्वालिटी डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ आर मोर मैच्योर एंड स्टेबल देन द एवरेज कंपनी। मतलब जो भी क्योंकि इसमें जो है ना एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है, उसकी एक समरी 1 टू 2 पेजेज़ की बनती है, जो कि बताई जाती है, दिखाई जाती है, ठीक है? और मतलब जितने भी उसको नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट में जो-जो चीज़ें आती हैं, वो नहीं दिखाई जाती हैं। मगर ये है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जो रिपोर्ट बनती है, जो कि 200 और समटाइम 300 पेजेज़ की होती है, उसकी एक समरी रिपोर्ट 1 टू 2 पेजेज़ की होती है, तो वो बताई भी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि कहाँ-कहाँ एक्सपेंसेस हुए हैं, कहाँ-कहाँ वो टैक्स कट्स हैं और कहाँ-कहाँ जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। एक फाइनल वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या बनी है ओवरऑल पूरी कंपनी की और कितना परसेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो इ क्योंकि ये एक फाइनेंशियल्स होते हैं और ये पूरा का पूरा जो है वो एक थर्ड पार्टी ऑडिटर के ज़रिए होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर जो है, वो ये ही समझा जाता है कि जो लोग ये सारा कराते हैं या जो स्टॉक कंपनीज़ ये कराती हैं, दे आर मच मोर मैच्योर एज़ कम्पेयर टू द जो रेगुलर कंपनीज़ होती हैं। उसके बाद जो है क्रिएट एन इनकम स्ट्रीम, ये रेगुलर है, ये इनकम स्ट्रीम इसके बारे में हम बहुत सारे सेशन कर चुके हैं। स्टॉक हो गया या ब्लॉकचेन एसेट हो गया या जो भी हो गया, जितना आप होल्ड करते हैं, वो एक बाकायदा एक डिविडेंड जो है वो हर 3 महीने के बाद वो कुछ भी आ रहा हो, बट एक रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी होती है और वो अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और ये हर स्टॉक के साथ होता है। तो जो भी उसकी फाइनेंशियल्स बनते हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली, उसके हिसाब से जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं कंट्रीब्यूटर्स में, वो उनकी एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम या इनकम स्ट्रीम होती है। इन्फ्लेशन हेज इन्फ्लेशन हेज जो है, ये इसको मैं थोड़ा-सा इस तरीके से बताऊँगा कि मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि महँगाई हो गई है या जो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बढ़ गई हैं, उसको हम इस फॉर्म में हेज कर रहे होते हैं। मतलब जो आपने आज की जो इन्वेस्टमेंट करी है लेट्स से अगर हम बात करें कि 3% जो इन्फ्लेशन रेट है, वो आपका 50% बाइंग पावर को कम कर देता है, सिर्फ़ 3% और मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 12 टू 13% जो है वो इन्फ्लेशन ईयरली होता है, जो जो बढ़ता है और कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से दैट इज़ अप टू 15 टू 16%। तो ये जो बाइंग पावर है वो ऐसा-ऐसा कम होती जा रही है। डिविडेंड की जो फॉर्म है, ज अगर आपने स्टॉक में या किसी भी कंपनी में या किसी भी टेक कंपनी के एसेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वो आपका एक हेज हुआ है। यानी अगर आपने $100,000 भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो $100,000 वो हेज हुआ है। वो किसी वक़्त भी जो है वो आपका बाहर आ जाएगा और उसके अलावा जो है वो आपकी जो भी हर 3 मंथ्स के बाद क्योंकि जो फंड्स होते हैं, जे मैं उन फंड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए या सेविंग फंड्स हो गए, वहाँ पे इतनी परसेंटेज नहीं आती जितनी डिविडेंड की फॉर्म में अचीव करना ईज़ी होता है। क्योंकि आई मीन द ग्रोथ इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनी, कंपनी जितना ग्रो करती है तो दैट्स व्हाई हमारा ज़ेडएक्सी एसेट जो है और जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो ये है कि लेट अस ग्रो टुगेदर। तो हम हर फॉर्म में जो है वो उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, हर फॉर्म में जो है वो हम उसको एक ग्रोथ दे रहे हैं ताकि जितना भी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम अपने कंट्रीब्यूटर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए और अपने पूरे इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल कर सकें। अब ये जो जो चीज़ थी, ये था कि डिविडेंड का क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है और ये कुछ एडवांटेजेस हमने शेयर किए हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा मेन जो है सिनेरियो है कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने जो है जब ज़ेडएक्सी एसिड्स को शुरू किया था, तो हमने उसमें यही बताया था कि 1 साल के बाद जो है वो फिस्कल ईयर 2021 जो कि अभी जुलाई से शुरू हो चुका है। तो अप्रैल, जून, जुलाई सॉरी अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून का जो लास्ट क्वार्टर हमारा एंड हुआ है, ठीक है? उसको हमने एंड कर दिया है और जो लास्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून का एंड हुआ है, तो हम उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, वो ऑलरेडी ऑडिट उसका शुरू हो चुका है फ्रॉम सिंस मंडे, जो अभी लास्ट मंडे हुआ है। अराउंड 2 डेज़ अगो यहाँ से हमारा ऑडिट शुरू हो चुका है। इट इज़ लाइक प्रोसेस ऑफ 3 टू 4 वीक्स और इससे पहले भी जो है ये ऑडिट कंप्लीट हो सकता है। तो या इसके बाद भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम क्योंकि ये हमारा पहला ऑडिट है।
तो इसकी एक फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है वो और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, और इससे इसके अगेंस्ट जो है एक समराइज रिपोर्ट जो है वो हम बना के देंगे। तो हम यहाँ पे ये चीज़ अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम जो है वो अपना पहला डिविडेंड बीइंग अ कंपनी, उसमें जो भी आफ्टर टैक्सेस एक्सपेंसेस कुछ भी आए, जो भी है, तो आउट ऑफ व्हाटएवर द कंपनी ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम इज़ गोइंग टू मेक, जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसमें से 15% विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शनली डिवीजन, जो भी प्रोपोर्शनल डिवीजन है अपने कंट्रीब्यूटर्स को हम डिवाइड करेंगे। और ये जो है वो ऑलरेडी हमारा बड़ा टॉप ऑफ द लाइन जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद तो मैं उसका थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, जो मैं हमने पहले जो, क्योंकि ये हम अनाउंसमेंट हमने बनाई है और ये अनाउंसमेंट जाएगी तो उसमें थोड़ा-सा डिविडेंड का बताना ज़रूरी है। मगर यहाँ पे क्योंकि हम उसके बारे में बता चुके हैं, तो पे आउट्स ऑफ द प्री आईपीओ डिविडेंड, इट्स अ प्री आईपीओ डिविडेंड, और प्री आईपीओ डिविडेंड दिया दिया जा सकता है, और इसके बारे में भी हम काफ़ी टेक्निकल सेशन कर चुके हैं, तो मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले है कि लास्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून 2021, ठीक है, ZXC फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड, ओके, एंड विल बी ऑडिटेड बाय द थर्ड पार्टी ऑडिटर, ठीक है, वो हम ऑलरेडी हमारा उनके साथ एनडीए साइन है, और दिस वर्क हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। समरी विल बी सबमिटेड बाय जुलाई 30, 2021, जुलाई 30 अप्रोक्सीमेटली, जुलाई 29 भी हो सकता है, 30 और 31 अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम के आसपास जो है वो समरी सबमिट कर दी जाएगी, और ये हो सकता है कि वेबसाइट पे या डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो हम ये सबमिट कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द समरी रिपोर्ट, जो भी ये समरी आती है, ठीक है, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें क्या कहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कितनी कंट्रीब्यूशंस हुई हैं, उसके अलावा कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने टैक्स कट्स हुए हैं, और क्योंकि हम जो है वो एस्टोनिया और जॉर्जिया की वजह से अप्रोक्सीमेटली 18 टू 21% टैक्स के फ्रेमवर्क में आते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा डिटेल डिस्कशन है जो आगे होगा उनके साथ, और बाय जुलाई 30 जो है ये रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, and dividends will be proportionally distributed to the ZXC assets contributors from the second week of August 2021. So second week of August, और हमारा है कि by the time 15th of August से हम लोग जो है वो ये डिविडेंड, द फर्स्ट डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये आप लोगों का जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उनका जो भी अकाउंट है विद ZXC एसेट्स, उसमें ये डिविडेंड्स जो है वो आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट समरी रिपोर्ट, क्योंकि समरी रिपोर्ट सबको पता ही होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो भी 15% कंट्रीब्यूशन बनता है इस डिविडेंड का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इट्स अ वेरी एक्चुअली हार्श, ने वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जो कंपनीज़ होती हैं, वही जो है वो डिविडेंड को करती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर कंपनीज़ जो है उसको रोटेट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं अपने बिज़नेस को। तो हम भी एक्सपेंशन प्लान की तरफ जा सकते थे, मगर हमने एक ऐसा डिवीज़न रखा है कि हम थोड़ा-सा जो है वो हमने अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए रखा है, मगर ड्यू टू द कंट्रीब्यूटर्स, और क्योंकि पहला ही डिविडेंड है और ये हमने वो किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारी कोविड-19 की वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल्स, जब फंड रेजिंग थी, वो इतनी ज़्यादा वो माइलस्टोन्स अचीव नहीं हुए थे। अनटिल अनलेस हमने जो है बहुत सारी और दूसरी चीज़ें अचीव करी हैं, और इससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन हम मतलब टाइमली मैनर में और लाइव दिखा के शेयर भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम एक्सपेंशन, थोड़ी-सी एक्सपेंशन के साथ-साथ ये डिविडेंड की भी जो स्ट्रक्चर है वो हम करने जा रहे हैं, और फर्स्ट डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड होपफुली बाय 10 बिटवीन 10th एंड 15th ऑफ अगस्त विद रिस्पेक्ट टू द समरी रिपोर्ट, जो हमें समरी रिपोर्ट मिलती है। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनना तैयार होना शुरू हो चुकी है फ्रॉम सिंस मंडे, जो अभी लास्ट मंडे हुआ है, 5th ऑफ जुलाई। तो सो ये एक थोड़ा-सा एक अनाउंसमेंट थी, और ये फर्स्ट जो है वो डिविडेंड, और यही चीज़ जो है वो अभी बीइंग एन अनाउंसमेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी जो है वो आ जाएगी विदिन अ डे और 2। तो हमारा यहाँ पे इस सेशन में, ये संडे को मैंने बताया था, बट संडे आई वाज़ लिटिल बिट बिज़ी, कुछ और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स आ गई थी, तो इस वजह से मैं वो सेशन नहीं ले सका था। तो हम जो है वो पहला डिविडेंड अपना देने जा रहे हैं अप्रैल, मई और जून 2021 का। जो भी हमारी स्ट्रक्चर है वो समरी रिपोर्ट में आ जाएगा, और जो भी हमारी अर्निंग्स हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं प्रॉफिट्स हैं, और आफ्टर टैक्स कट्स एंड एक्सपेंसेस, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 15% प्रोपोर्शनली। तो ऑल ZXC एसेट्स कंट्रीब्यूटर्स, आइदर $1 कंट्रीब्यूटर और आइदर $100,000 कंट्रीब्यूटर, उन सब में वो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होगा विद रिस्पेक्ट टू जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है। So this was the session today, और यही सेशन था जो बताना था और दिखाना था। So we are very much thankful and grateful to our contributors and wish them all the best.
तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो सो देन दे कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू जी नवीन शर्मा जी। शारिक सर, मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस सेंड किए हैं, सो कुछ टीम की तरफ से क्वेश्चंस आए हैं, सो प्लीज उनका रिप्लाई जरूर दें। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन आए हैं। वैसे वी कैन यूज द बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ ओनली इफ वी हैव इंटरनेशनल। अच्छा, ये जो डीमैट अकाउंट है, ये क्वेश्चन ये आया है, ये उस वक़्त तक नहीं हम लोग कर सकते हैं जब तक स्टॉक लिस्टेड नहीं हो जाते। ये हम प्री आईपीओ फेज़ में हैं, ठीक है? और अभी कोई भी श जो है जब तक स्टॉक लिस्टेड नहीं हो जाते, आप कोई भी शेयर ट्रांसफ़र या वो नहीं कर सकते, बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। तो वन्स वी विल बी गेट द अप्रूवल फ्रॉम द एसईसी, और एसईसी के अप्रूवल के बाद, ठीक है, जो क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इनिशिएटिव है वो है नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और नैस्डैक क्यों है, ये भी हम डिटेल में नहीं जाएँगे, ये भी हम एक टेक्निकल सेशन बहुत सारे कर चुके हैं और ये ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं, ठीक है? तो इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट जो है ये हमारा हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इसका जो फ्रेमवर्क है ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बट द पॉइंट इज़ दैट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द स्टॉक वी कैन नॉट मेक दिस अकाउंट। सो विद द प्रोसेस ऑफ द अप्रूवल, जो अप्रूवल प्रोसेस होता है उसी के साथ ये जो है वो अकाउंट एक्टिवेट होगा, और ये बहुत ही सुपर इंटरनेशनल होगा क्योंकि ये नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ द शेयर्स ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट टू डीमैट अकाउंट। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी हम टेक्निकल सेशन में बता चुके हैं। जब ये हम प्रपोज़ करने जाएँगे और ये पूरा का पूरा एक जो एफ जो एस-1 फाइलिंग होती है, जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी एफ-1 फॉर्म के ऊपर, तो उसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों का जो है वो, जिन्होंने अभी हमारे साथ शेयर लिए हैं और जिनकी केवाईसी पूरी कंप्लीटेड है। और मैं टियर 1 की केवाईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, टियर 2 की केवाईसी की बात कर रहा हूँ। तो जिनकी भी टियर 2 केवाईसी कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर, तो वो सारी सबमिट होंगी और उसका पूरा एक एनेक्स्चर बनता है, और वो पूरा एनेक्स्चर हमारे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, आइदर वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हों या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हों, वो सारा सबमिट होगा, और उन सब के शेयर की भी वैल्यूएशन निकाली जाएगी कि हाँ भाई, ये वैल्यूएशन निकली है विद रिस्पेक्ट टू जो भी हम फ्लोर प्राइस पे जाते हैं। तो जब वो निकल आएगी, तो उसी डीमैट अकाउंट पे जब हमें एक्टिवेट हो जाएगा, तो जिनकी केवाईसी कंप्लीट हुई होगी, वो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, और वही शेयर होल्डर्स माई ज़ेडएक्सी अकाउंट से वहाँ पे उस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो है वो ब्लॉकचेन एसिड बेस है, और जो दूसरे जो वो हुए हैं आईपीओज़ वहाँ पे, वो ऑलरेडी नया जो है वो ERC-20 टोकन लेकर और या इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने काम शुरू किया था। तो हमारा क्योंकि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एक पूरा के ज़ेडएक्सी शेयर्स है, और हम एक ब्लॉकचेन एसेट्स का वहाँ पे करने जा रहे हैं आईपीओ, तो जितने भी ज़ीएक्सी शेयर्स होंगे, ज़ीएक्सी शेयर्स, वो हो सकता है ज़ीएक्सी टोकन या फिर ज़ीएक्सी शेयर्स वहाँ पे अगर हमें टिकर मिल जाता है, तो उसी में वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो अभी जो आपके शेयर्स हैं, वो डीमैट अकाउंट के बाद विद केवाईसी एंड एवरीथिंग जब वो सबमिट हो गया नेक्स्ट ईयर, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो वो भी वहाँ पे अकाउंट होल्डर्स हो जाएँगे, और फिर आप यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर। उसके बाद है कि 4 डेसिमल कॉइन एंड 8 और 16 डेसिमल कॉइन बेनिफिट्स। अच्छा, ये जो डेसिमल पॉइंट्स वाले जो कॉइन्स हैं ना, ये जो बहुत ही अजीब सी चीज़ है। मैं बता देता हूँ, देखें जितने डेसिमल पॉइंट्स कम होते हैं, उतनी नेगेटिव चीज़ होती है, और अब किस सेंस में होती है ये भी मैं बता देता हूँ। अब एक चीज़ है 1.0001 की, और एक चीज़ है 1.000001 करके। अब इसके अंदर हम एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, इथेरियम 18 डेसिमल पॉइंट है, ठीक है? उसकी वैल्यू आज आज वो क्या है? उसके अलावा 4 डेसिमल पॉइंट्स के मेरे पास 1-2 एग्ज़ाम्पल्स थी, अभी मेरे ज़हन से निकल गया है, बट द पॉइंट इज़ जो इन्फ्लेशन होती है, जब एक चीज़ बढ़ने जाती है, तो वो उस तरीके से नहीं बढ़ सकती है। अब इसको हम ऐसे कहते हैं कि अगर मुझे अभी $2 का इथेरियम चाहिए हो, ठीक है? तो वो हम ले सकते हैं, क्योंकि वो 18 डेसिमल पॉइंट्स तक है। तो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो 1 इथेरियम भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर $1 मिलियन का भी इथेरियम का टोकन हो जाता है, तो फिर भी आप उसको $2 या $3 का ले सकते हैं। अब यही चीज़ अगर इथेरियम पॉइंट 0001 होता और $1 मिलियन होता, तो जब तक आपके पास $10,000 नहीं होंगे, उस वक़्त तक 0.0001 नहीं आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ क्योंकि उसके डेसिमल पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो वो आप $2 की भी ले सकते हैं, मगर एक चीज़ जिसके डेसिमल पॉइंट्स कम हैं, वो आप शायद $10,000 की भी नहीं ले सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट्स कम रखना बहुत ही खतरे की बात होती है।
क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बहुत बड़ी प्राइस जो है वो हम रीच कर जाएँगे, मगर रीच होती नहीं है। और आज तक जो 4 डेसिमल पॉइंट्स के जितने भी कॉइन्स आए हैं या टोकन्स आए हैं, और वो आप लोग भी निकाल सकते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स बहुत कम हैं, और दूसरा ये है कि उनका सक्सेस रेट बहुत ही ना होने के बराबर है। और उसकी बुनियादी वजह यही है, और सबसे बड़ी, क्योंकि फ्रैक्शंस में है। देखें, हर चीज़, जब जो बिटकॉइन जो सबसे पहली करेंसी है, उसको भी 100 मिलियन सतोशीज़ का एक बिटकॉइन क्यों बनाया गया है? 100 मिलियन सतोशीज़ के बजाय वो 100 सतोशी का भी बना सकते थे, और 21 मिलियन की सप्लाई रख सकते थे। तो इसको आप ऐसे लें, 21 मिलियन बिटकॉइन्स नहीं है, ठीक है? ये हैं 22.1, नहीं, 21 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 100 मिलियन सतोशी का एक जो है वो बिटकॉइन है, तो उसको 100 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें, तो 21 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 मिलियन। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक सतोशी भी ले सकते हैं। अब इसी तरह आप इस पर आ जाएँ, ठीक है? यही 21 मिलियन अगर बिटकॉइन होते और 4 डेसिमल पॉइंट होते, ठीक है? यानी 100 सतोशी का, 100 मिलियन का नहीं, यानी कि 1000 सतोशी का, सिर्फ 1000 सतोशी का एक अगर बिटकॉइन होता, तो उसका था 21 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसकी जो अभी जो रेट होना था, वो फिर 3.1 और या 3.5 मिलियन डॉलर का हो जाना था। अब आप इसी में एग्ज़ाम्पल ले लें, 3.5 मिलियन में आपके पास कितना बिटकॉइन आता अभी, और अभी 35,000 में आपके पास एक पूरा बिटकॉइन आ जाएगा। तो दिस इज़ द ट डिफरेंस। जितने कम डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, उतना ही जो है वो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने का खतरा हो जाता है कि वो नहीं बढ़ सकेगी और ना ज़्यादा आगे जा सकेगी। और जितने ज़्यादा डेसिमल पॉइंट होते हैं, लाइक 18 हो गए या 8 हो गए, 8 कॉमन है, ठीक है, 9 हो गए या 10 हो गए या 12 हो गए, जितने ज़्यादा होते जाते हैं, उसमें आप फ्रैक्शंस में उतना ही खरीदते जाते हैं। क्योंकि डेसिमल पॉइंट का मतलब ये है कि 10 इज़ टू पावर 18 या 10 इज़ टू पावर 9, ठीक है? उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। सो लाइक बिटकॉइन की मैंने एग्ज़ाम्पल दी, 21 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 मिलियन सतोशी, तो मैं उतना एक सतोशी भी खरीद सकता हूँ, जब भी वो आखिरी बिटकॉइन माइन होगा या जब भी जो भी होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, जितने कम डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेशन की तरफ जाती है, नीचे जाती है करेंसी, जितने डेसिमल पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वो उनका इन्फ्लेशन की तरफ जाती है, आगे बढ़ती है, यानी इंक्रीज़ होती है प्राइस। तो दिस इज़, और उसके लिए मैंने आपको ये इथेरियम की और बिटकॉइन की भी एग्ज़ाम्पल दी थी। इसके बाद है कि हूज़ रिस्पांसिबिलिटी फॉर डीमैट अकाउंट ओपनिंग। डीमैट अकाउंट की जो ओपनिंग है, वो कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी है, एंड वी आर गोइंग टू ओपन द अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट। और ये जो है वो क्या कहते हैं, ज जहाँ पे भी हमारा अप्रूवल हो जाता है, नैस्डैक हो या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके थ्रू वहाँ पे इंटरनेशनल तो हम अकाउंट खुलवा देंगे। हाँ, मगर आप अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर उनका कहीं से भी जो है वो ऑथराइज़ एजेंट है, तो वहाँ वो अकाउंट खुलवाया जा सकता है। मगर अगर ऑथराइज़ एजेंट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे ये, या ऑथराइज़्ड ब्रोकर्स नहीं है, या लाइसेंस होल्डर्स नहीं है, तो वहाँ पे अकाउंट खुलवाना, बट इट्स वेरी एक्सेसिबल नाउ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये आप इसको इंडिया या पाकिस्तान या कहीं से भी बैठ के वहाँ से भी डील कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट्स विल बी ओपन, और ये विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर प्राइस, और जब जैसे ही हमारा एस-1 फाइलिंग का अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग, एनी अदर क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बता दें, ये क्वेश्चन थे। और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। बाकी जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारा डिविडेंड वाला है, वो भी मैंने आपको न्यूज़ दे दी है, और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। और भी कोई क्वेश्चन या क्यूरियोस हो, काइंडली आस्क, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो ओवर टू यू नवीन शर्मा जी।